पोस्टल ज्ञान क्लासेस की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण में स्वागत है। इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो हमारी आज की चर्चा है ना, ये विशेष रूप से उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल परीक्षाओं यानी LDCE की तैयारी में पूरी मेहनत से लगे हैं। बिल्कुल। और अक्सर होता क्या है ना कि जब भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी की पढ़ाई की जाती है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ नीरस आंकड़ों और अनुच्छेदों को रटा जा रहा है। हाँ, और वहीं पर आकर बोरियत होने लगती है। लेकिन पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दी गई लेक्चर जानकारी और उनके नोट्स इस मामले में बेहद उपयोगी हैं। सही कहा। वो इसलिए क्योंकि वे इन भारी भरकम तथ्यों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो आज हमारा मिशन भी यही है, इन्हीं नोट्स के पन्नों में गहराई तक जाना। आज हम राज्य की कार्यपालिका, विधानमंडल, महत्वपूर्ण पदों की आयु सीमा, राष्ट्रीय पार्टियों और देश की दिशा तय करने वाले संशोधनों का विश्लेषण करेंगे। ये एक बहुत ही शानदार मिशन है और इस पूरी चर्चा में हमारा उद्देश्य केवल इन तथ्यों को पढ़ना नहीं है। मतलब सिर्फ रटना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तथ्य तो इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएंगे। असली चुनौती ये है कि परीक्षा के भारी दबाव में ये आंकड़े दिमाग में कैसे टिके रहें। हाँ, वो प्रेशर ही अलग होता है परीक्षा हॉल का। इसीलिए हम इन तथ्यों के पीछे छुपे तर्कों को, उस क्यों और कैसे को गहराई से समझेंगे। जब सिस्टम समझ आ जाता है ना, तो आंकड़े खुद ब खुद याद रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान के खजाने को खोलते हैं। किसी भी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले उसके नेतृत्व को समझना होता है। सही बात है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी की कल्पना की जाए। अगर राज्य सरकार एक कॉरपोरेट कंपनी है तो मुख्यमंत्री उस कंपनी के CEO की तरह होते हैं, जिनके पास असली पावर होती है। बहुत खूब। और फिर राज्यपाल महोदय क्या हुए? वो एक चेयरमैन की तरह होते हैं, जिनके नाम पर सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, पर वो रोजमर्रा के काम में सीधा दखल नहीं देते। ये उपमा बहुत ही सटीक और व्यवहारिक है। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 164 को देखें तो ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अच्छा, मतलब चेयरमैन CEO को नियुक्त कर रहे हैं। हाँ, और फिर उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बात याद आ रही है। पुराने समय में हमने अक्सर अखबारों में पढ़ा है कि गठबंधन सरकारों के दौर में सरकार बचाने के लिए बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे। अरे हाँ, वो जंबो कैबिनेट वाला दौर। बिल्कुल, मानो हर दूसरे विधायक के पास एक मंत्रालय हो। लेकिन पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में 91वें संविधान संशोधन 2003 का जिक्र है, जिसने इस प्रथा पर रोक लगा दी। सच कहा। 91वां संशोधन भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके तहत एक गणितीय नियम तय कर दिया गया। वो 15% वाला नियम? हाँ, कि मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक किसी भी हालत में नहीं हो सकता। मतलब अगर विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो अधिकतम 15 मंत्री ही बनेंगे। खजाने पर बोझ कम करने के लिए ये बहुत जरूरी था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात है। क्या? कुछ राज्य तो बहुत छोटे हैं। अगर वहां कुल सदस्य ही कम हो तो 15% के हिसाब से तो वहां बस 3-4 मंत्री ही बन पाएंगे। हाँ, ये तो है। इतने कम लोगों के साथ सरकार के अलग अलग विभाग कैसे चलेंगे? यहीं पर संशोधन करने वालों की दूरदर्शिता दिखती है। छोटे राज्यों के लिए ये विशेष प्रावधान जोड़ा गया कि मंत्रियों की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। अरे वाह, मतलब 15% की अधिकतम सीमा है, लेकिन कम से कम 12 मंत्री तो होंगे ही। बहुत ही संतुलित कदम है। बिल्कुल, ताकि विभागों का सही बंटवारा हो सके। 168 से 212 तक समझाया गया है। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। जी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, मौजूद है? ये एक ऐसी भ्रांति है जो अक्सर परीक्षा की तैयारी करने वालों को होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कितने राज्यों में है? LDC परीक्षा के नजीरे से ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद काम कर रही है। सिर्फ 6 राज्य? कौन कौन से? ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अच्छा, बाकी राज्यों में ये व्यवस्था क्यों नहीं है? मतलब ये असल में काम कैसे करती है? इसका होना या ना होना
राज्य की अपनी इच्छा और उनके बजट पर निर्भर करता है। यह एक स्थायी सदन है। स्थायी मतलब ये कभी भंग नहीं होता? इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। और सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। और अगर कोई राज्य इसे बनाना या हटाना चाहता है तो अनुच्छेद 169 के तहत ये अंतिम अधिकार संसद के पास है। पर शुरुआत राज्य को ही करनी होगी, है ना? विधानसभा को 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। दूसरी तरफ है हमारी विधानसभा, जो लोअर हाउस है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। जी, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। नोट्स में जो चीज सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है सदस्यों की संख्या का नियम। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई है। हाँ, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे नियमों से ज्यादा उनके अपवादों से सवाल पूछे जाते हैं। मतलब एक्सेप्शंस। क्या न्यूनतम 60 वाले नियम के अपवाद हैं? बिल्कुल हैं। कुछ राज्य इतने छोटे हैं कि वहां 60 निर्वाचन क्षेत्र बनाना संभव ही नहीं है। जैसे पुडुचेरी, वहां केवल 30 सदस्य हैं। अच्छा, और सिक्किम? सिक्किम में 32 हैं और गोवा और मिजोरम में 40-40 सदस्य हैं। और सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई न्यूनतम उपस्थिति भी तो चाहिए होती है ना, जिसे कोरम कहते हैं। हाँ, गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। मतलब 10% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके पीछे की सोच यही होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि बस 4-5 विधायक मिलकर कोई बड़ा कानून पास कर दें। सटीक विश्लेषण। लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है। अब चूंकि विधानसभा और परिषद के सदस्यों की आयु का जिक्र हो ही गया है, तो क्यों ना परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के अभ्यास के लिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। अरे यह तो बहुत ही बेहतरीन विचार है। इससे तथ्यों का सीधा अभ्यास हो जाएगा। तो मैं लगातार कुछ पदों के नाम लूंगी और आपको उनके लिए न्यूनतम आयु सीमा बतानी है। शुरू करें? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल महोदय, इनके लिए न्यूनतम आयु क्या है? इन शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। सही। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य की। मुझे लगता है कि ये 35 से थोड़ा कम होना चाहिए, शायद 30 वर्ष। एकदम सही कहा। उच्च सदनों का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अंत में लोकसभा का सदस्य तथा राज्य विधानसभा का सदस्य, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। ये क्विज तो हो गया, लेकिन इन अलग-अलग आयु सीमाओं के पीछे का लॉजिक क्या है? 25, 30 और 35 के इस गणित को याद रखने का कोई आसान तरीका है? अगर इसे परिपक्वता और ऊर्जा के सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। वो कैसे? देखिए, जो सबसे शीर्ष पद हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल, वहां सबसे अधिक जीवन अनुभव और परिपक्वता चाहिए, इसलिए 35 वर्ष। समझ गए। इसी तरह जो उच्च सदन है, जिन्हें निचले सदन के कानूनों पर गंभीरता से विचार करना होता है, वहां 30 वर्ष की आयु मांगी गई है। और निचले सदनों के लिए, जो जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां युवा ऊर्जा के लिए 25 वर्ष। बिल्कुल, युवा ऊर्जा और नए विचारों को जगह देने के लिए। परिपक्वता बनाम युवा ऊर्जा, ये बहुत तार्किक तरीका है। अब सदन में बैठने वाले ये सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं। जी हाँ। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स में भारत की राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में ठोस जानकारी दी गई है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम इन तथ्यों का अध्ययन पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण से कर रहे हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से चुनाव चिन्हों का बहुत महत्व रहा है। नोट्स के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में कांशीराम जी द्वारा की गई थी और चुनाव चिन्ह हाथी है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा हुई थी, जिसका चिन्ह कमल का फूल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में एस.ए. डांगे द्वारा की गई। चिन्ह है हसिया, हथौड़ा एवं तारा। और भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसके अलावा हाल के वर्षों में राष्ट्रीय दर्जा पाने वाली पार्टियां भी हैं। आम आदमी पार्टी स्थापना 2014, अरविंद केजरीवाल जी और चिन्ह झाड़ू।
और पूर्वोत्तर से आने वाली नेशनल पीपल्स पार्टी 2019 में पीएस संगमा द्वारा स्थापित, जिसका चिन्ह किताब है। ये वो तथ्य हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। अच्छा, मान लिया कि कोई नेता चुनाव जीतकर संसद पहुंच गया, तो सदन में उनका दैनिक जीवन कैसा होता है? एक दिन की शुरुआत कैसे होती है? संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर से होती है, जो दिन का पहला 1 घंटा होता है ना? हाँ, ये वो समय है जब सरकार से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों पर जवाब मांगे जाते हैं। और प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल, यानी 0 आवर। अगर मैं इसे किसी रियलिटी शो के अनस्क्रिप्टेड वाइल्ड कार्ड राउंड की तरह कहूं तो गलत नहीं होगा, जहां कुछ भी पहले से तय नहीं होता। हाँ, ये वाइल्ड कार्ड राउंड वाली उपमा बहुत सटीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है और ये 1 बजे तक चलता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं, क्योंकि यह घड़ी के 12 बजे शुरू होता है। बिल्कुल। इस दौरान सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक लोक महत्व के मुद्दे उठाते हैं, जिन विषयों पर महीनों इंतजार नहीं किया जा सकता। खैर, राजनेताओं की चर्चा से आगे बढ़ते हुए अब उस मशीनरी की बात करते हैं जो असल में देश चलाती है, मतलब आयोग और समितियां। हाँ, क्योंकि नीतियां बनाने और वित्त का प्रबंधन करने के लिए विशेषज्ञों की भारी आवश्यकता होती है। नोट्स में वित्त आयोग का काफी जिक्र है। वित्त आयोग राजव्यवस्था का एक अत्यंत शक्तिशाली हिस्सा है। इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है 5 वर्ष के लिए। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं ना? जी हाँ। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण सोच रही थी। मान लीजिए एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। केंद्र सरकार माता पिता की तरह है और राज्य सरकारें बच्चों की तरह। दिलचस्प है, आगे बताइए। परिवार की सारी कमाई माता पिता के पास आती है। अब किस बच्चे को कितनी पॉकेट मनी मिलेगी ये तय करने के लिए एक बाहरी वित्तीय सलाहकार को बुलाया जाता है। क्या वित्त आयोग ऐसा ही है? ये एकदम सरल और सटीक उदाहरण है। वित्त आयोग का मुख्य काम केंद्र और राज्यों के बीच करों मतलब टैक्स के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार करना ही है। लेकिन क्या भारत सरकार उनकी सिफारिशों को अक्षरशः मानने के लिए बाध्य है? यहीं पर अक्सर छात्र भ्रमित होते हैं। इसका उत्तर है नहीं। वित्त आयोग की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है, सरकार बाध्य नहीं है। अच्छा, और पहला वित्त आयोग कब बना था? 1951 में श्री के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में, और अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। देश के विकास का खाका तैयार करने वाले एक और संस्थान का नाम आता है, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में सबसे जरूरी तथ्य ये है कि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बना था। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? जी, इसलिए प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही थे और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया थे। ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। अब इन सभी राज्यों और व्यवस्थाओं को जोड़ने वाला जो धागा है वो है हमारी भाषा। राजभाषा के बारे में संविधान का भाग 17 बहुत कुछ कहता है। अनुच्छेद 343 का पहला भाग स्पष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नोट्स में एक आंकड़ा है कि हिंदी भाषा भारत की जनसंख्या के लगभग 46% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। जी, जो इसे सबसे बड़ी संपर्क भाषा बनाता है। लेकिन भारत में तो बहुत भाषाई विविधता है। क्या शुरू से ही इतनी आधिकारिक भाषाएं थीं जितनी आज हैं? नहीं, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। फिर बाकी कैसे जुड़ी? सबसे महत्वपूर्ण था 92वां संशोधन 2003, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अब कुल 22 राजभाषाएं हैं जो 91% जनसंख्या को कवर करती हैं। भाषाओं के इस बदलाव ने हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ला खड़ा किया है, जो LDC परीक्षा के लिए बहुत हाई यील्ड है, संविधान संशोधन। हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं: साधारण विधि, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति। बिल्कुल, लेकिन परीक्षा के लिए सारे संशोधन रटने की जरूरत नहीं है। हम कुछ अहम संशोधनों की बात करते हैं। तो एक रैपिड फायर हो जाए। मैं संशोधन बोलूंगी, आप उसका महत्व बताइएगा। ठीक है, चलिए।
1991 का पहला संशोधन। इसके जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संपत्ति अधिग्रहण और भूमि सुधार के लिए। और 1975 का 36वां संशोधन। इससे सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और उसी साल 37वें संशोधन से अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा बनी। अब सबसे बड़ा वाला 1976 का 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसने प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। और हाँ, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य भी इसी से जोड़े गए। 1985 का 52वां संशोधन। दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1989 का 61वां संशोधन। युवाओं के लिए ये बहुत अहम था। बिल्कुल। अनुच्छेद 326 में बदलाव करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और 1992 का 73वां और 74वां संशोधन। 73वें से पंचायतों को और 74वें से नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। 2002 का 46वां संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अब हाल के संशोधनों पर आते हैं। 2011 का 96वां संशोधन। 8वीं अनुसूची में उड़िया को उड़िया शब्द से बदला गया। 2016 का 101वां संशोधन। ये बहुत अहम है। GST 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। 2019 का 103वां संशोधन। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण। और सबसे हालिया 2023 का 106वां संविधान संशोधन। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान। संशोधनों का ये सफर साबित करता है कि लोकतांत्रिक जड़ें समय के साथ कैसे ढलती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और चर्चा को समेटने से पहले LDCE की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ना चाहूंगा। बताइए। अभी हमने 126वें संशोधन की बात की, जिससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित हुआ। लेकिन जरा सोचिए, जब भविष्य में जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तब क्या होगा? परिसीमन मतलब चुनाव क्षेत्रों का नक्शा फिर से खींचना और सीटों की संख्या बढ़ाना है ना? बिल्कुल। तो जब परिसीमन होगा तो विधानसभाओं की अधिकतम 500 सदस्यों की सीमा, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, उस पर इस 33% आरक्षण का क्या गणितीय प्रभाव पड़ेगा? ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो दिमाग की कसरत करवाता है और हमें विश्लेषणात्मक रूप से सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। हर उम्मीदवार को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। उम्मीद है कि पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स पर आधारित इस विश्लेषण से सभी छात्रों को बहुत मदद मिलेगी। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दिए गए इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।